हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ना दोस्तों टॉप 10 पूरी किताब के बहुविकल्पी प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इस प्रश्न को तैयार कर लिया तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे और देखिए दोस्तों आपके ना 70 में 70 नंबर पक्का आएगा। ठीक है ना दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर पक्का आएगा, हमसे कंफर्म कर लीजिए। ये जो प्रश्न है ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूरी किताब के टॉप 10 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर एक चैप्टर के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है, और ये पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो देखिए दोस्तों पहले ही हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न है हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। ठीक है, तो हमें ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये देखिए दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यूरोप में देखिए दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इटली, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें देखिए दोस्तों राष्ट्रवाद का है ना प्रारंभ है ना कौन से वाले देश में हुआ था। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सही ऑप्शन बताना चाहूँगा। इसमें देखिए दोस्तों फ्रांस है ना, इसका फ्रांस बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रारंभ है ना फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना और इनको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, हमें बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन हमारा है 1788 ईस्वी में हुई, 1789 ईस्वी में हुई कि 1790 ईस्वी में हुई या 1787 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है और फ्रांस की क्रांति कौन सी वाली ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। जो फ्रांस की क्रांति है ना 1789 ईस्वी में हुई थी। ये देखिए दोस्तों 1789 भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा देखिए दोस्तों अगला तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, आपके देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। ठीक है, 20 नंबर के होंगे तो 20 नंबर आपका यहीं से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये जो प्रश्न है 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो भाई। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो हमें बताना है कि नेपोलियन का संबंध कौन से वाले देश से था। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस से था कि मतलब इंग्लैंड से था। ठीक है, तो हमें सही ऑप्शन इसका बताना है कि नेपोलियन था ना, नेपोलियन का संबंध कौन से वाले देश से था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जो नेपोलियन था ना उसका संबंध फ्रांस वाले देश से था। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो हमें बताना है वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमें बताना है कि महात्मा गांधी थे ना दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से वापस कब लौटे। तो हमें इसमें देखिए दोस्तों सन पता है। ठीक है, सन देखिए दोस्तों ऑप्शन पहला है, ऑप्शन ए है 1914 और ऑप्शन बी है 1915 और ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1919। ठीक है, तो हमें बताना है कि महात्मा गांधी थे ना दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 1915 ईस्वी में ना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 हमारा प्रश्न है करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, हमें बताना है कि करो या मरो। ठीक है दोस्तों किसका नारा था, किसने नारा दिया था कि करो या मरो। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी।
तो देखिए दोस्तों हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो हमारा डी ऑप्शन है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों करो या मरो का नारा ना महात्मा गांधी का था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न है। ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जो महामंदी हुई थी ना उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो हमें बताना है इसका ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो हमें बताना है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो महामंदी थी ना उसका देखिए दोस्तों प्रारंभ है ना 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों है ना पूरे बुक के प्रश्न है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-2 चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूरे बुक के प्रश्न है। ठीक है, पूरे बुक के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा 7वां ऑप्शन है। ठीक है, 7वां हमारा क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कपास की खेती के लिए ना सबसे उचित या सबसे अच्छी भूमि, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो कपास की खेती होती है ना जिसमें हमारी रुई वगैरह कॉटन वगैरह निकलती है ना तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो हमें बताना है किसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन है काली मिट्टी सही होती है, लाल मिट्टी सही होती है, लेटेराइट मिट्टी सही होती है या फिर जलोढ़ मिट्टी सही होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो काली मिट्टी है ना कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उचित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए इसको भी हम ना पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में लिखा है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ठीक है, देखिए दोस्तों पर्वतों पर पहाड़ों पर जो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है इसका पवन। ठीक है, हिमनद मतलब पहाड़। ठीक है, देखिए दोस्तों जल या ये सभी। ठीक है, तो हमें बताना है किसमें देखिए दोस्तों मृदा कटाव के कौन कौन से यहाँ पर साधन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हवा से भी मतलब मिट्टी कटान हो सकता है, पहाड़ से भी पहाड़ देखिए दोस्तों पिघलने लगती है, जल से जल का बहाव होता है तो जल के बहाव के साथ मतलब मिट्टी कट जाती है या फिर ये सभी। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी यानी कि तीनों है ना पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन 9 है मतलब 9वां क्वेश्चन है निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है किस में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, बी है पीली मिट्टी और सी है लैटेराइट मिट्टी या डी है सीमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है काली मिट्टी एक मिट्टी का प्रकार ही है। देखिए दोस्तों पीली भी मिट्टी होती है जो भी एक मिट्टी का प्रकार है, और देखिए दोस्तों लैटेराइट मिट्टी ये भी एक मिट्टी का प्रकार ही है। ठीक है, और ऑप्शन डी है सीमेंट। ये ऑप्शन डी सीमेंट हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों फसल नहीं उगाई जा सकती, इससे केवल मकान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सीमेंट और कंक्रीट से हमारे देखिए दोस्तों मकान बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से हमारा मकान बनते हैं। ठीक है, तो जो सीमेंट है ना वो देखिए दोस्तों मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये एक अलग कैटेगरी में आ जाता है जो कंपनी द्वारा सीमेंट को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जो हमारा सीमेंट है ना वो मिट्टी नहीं है, मिट्टी का प्रकार है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए दोस्तों हमें बताना है कि चिपको आंदोलन किससे मतलब संबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, और ऑप्शन बी है वन संरक्षण से, ऑप्शन सी है जल संरक्षण से, ऑप्शन डी है वायु संरक्षण से। ठीक है, तो बताना है कि जो चिपको आंदोलन है ना वो कौन से मतलब किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन है हमें सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन बी वन संरक्षण से, जो चिपको आंदोलन है ना वो वन संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब चलिए दोस्तों हमारा अगला 11वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना 11वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें 11वां प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है ना वो कौन से वाले राज्य में स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है असम में स्थित है, कि ओडिशा में स्थित है, कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, कि डी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, और सॉरी ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों सलाल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा सलाल बांध है ना वो किस नदी पर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है महानदी पर बना है, ऑप्शन बी है चिनाब नदी पर बना है, ऑप्शन डी है सतलज नदी पर बना है, या ऑप्शन सी है कृष्ण नदी पर बना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, हमारा सतलज बांध है ना वो चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 13वां प्रश्न है, देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमें बताना है किसमें, देखिए दोस्तों कौन सी नदी है ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है नर्मदा नदी में गिरती है, कि कावेरी नदी में गिरती है, ताप्ती नदी में गिरती है, या बी है सॉरी डी है और लूनी नदी में गिरती है। ठीक है, तो हमें बताना है इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी नदी में गिरती है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है ना कावेरी नदी गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना दोस्तों, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सही प्रश्न है ना 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसा राज्य कौन सा है भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, तो हमें राज्य बताना है कि कौन सा वाला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें बताना है इसका ऑप्शन, देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है केरल में सबसे ज़्यादा होती है, कि तमिलनाडु में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, या डी असम में होती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें देखिए दोस्तों कौन सा राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, और वो भारत में ही है। ठीक है, भारत में ही है। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों हम बताएंगे। इसमें देखिए दोस्तों हमारा असम, ठीक है हमें पता है कि असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, असम हमारा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, अगर आपको तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो समझो आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न है ना 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी प्रश्न के अच्छे से जवाब देना है, और देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन को आपके ना 20 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है। ठीक है, 14वां प्रश्न हमने सॉल्व करा है अभी। अब देखिए दोस्तों 15 प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों लिखा है निम्न में से कौन सी फसल, देखिए दोस्तों फसल रेशेदार होती है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फसल है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल फसल लिख दिया है, कोई बात नहीं, एक को काट देते हैं। इसमें कौन सी फसल है ना रेशेदार फसल होती है। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है, ऑप्शन ए है जूट की फसल होती है, ऑप्शन बी है कॉफ़ी की फसल होती है, ऑप्शन सी है जौ की फसल होती है, या ऑप्शन डी है रबर की फसल होती है। ठीक है, हमें बताना है किसमें से कौन सी फसल है ना वो रेशेदार होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन सही है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ना ये देखिए दोस्तों रेशेदार फसल होती है, जब आप इसको तोड़ के देखोगे ना तो इसमें कुछ मतलब रेशे निकलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जौ की फसल हमारी रेशेदार फसल होती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जौ की फसल है ना वो रेशेदार फसल होती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा देखिए दोस्तों 16वां प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, तो हमें बताना है
किसमें से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है जूट का सामान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों खनिज उद्योग यानी कि खाद्यान्नों से मतलब अलग अलग प्रकार के केमिकल वगैरह बनाए हो प्रकार से खनिज को खोदा जाता है और उनसे देखिए दोस्तों कंपनी द्वारा कुछ ना कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो बताना है खनिज पर आधारित उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा सीमेंट है ना वो खनिज पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि जो सीमेंट बनता है ना वो कंपनी द्वारा बनता है और इसमें देखिए दोस्तों कंपनी में अलग अलग खाद्यान्नों द्वारा खनिज को लाया जाता है और फिर उनको मिक्स करके है ना हमारा सीमेंट बनता है। ठीक, सीमेंट से हमारे पक्के घर बनते हैं ना जो हमारे सीमेंटों से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीमेंट हो जाएगा। ये तो सारे देखिए दोस्तों सूती वस्त्र है, चीनी है और ये जूट का सामान है। ठीक है, ये तो देखिए दोस्तों खेती पर उद्योग सारे काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकिन हमें बताना है कि खनिज पर आधारित कौन सा उद्योग है। खनिज पर आधारित है ना सीमेंट है ना, सीमेंट का उद्योग है ना, सीमेंट है ना वो खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, क्योंकि इसे कंपनी में बनाया जाता है। ठीक है, और ये सारी फसल खेती में होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 70वां प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों 70वें प्रश्न को हम ना पढ़ लेते हैं हम। इसमें लिखा है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमें बताना है कि भारत में पवन ऊर्जा है ना का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा जो तमिलनाडु है ना तमिलनाडु ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का एक विशाल केंद्र बना है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है। ठीक है, 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा पत्तन यानी कि बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है कांडला देश में स्थित है, कोच्चि में स्थित है, कि सी मुंबई में स्थित है या डी विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, तो हमें इसका सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको मैं सही ऑप्शन बता दूं तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन डी है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के पूर्वी तट पर ये स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ऑप्शन डी है दिल्ली। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा संघीय राष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य मुझे संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली है ना वो हमारा एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको ना सारे क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल अच्छी तरह से दे कि आपके मार्क्स 20 में से 20 आ सके। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा लास्ट और 20वां प्रश्न है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है, हमें बताना है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है 2005 में हुई, ऑप्शन बी है 2006 में हुई, ऑप्शन सी है 2008 में हुई या ऑप्शन डी है 2015 में हुई। ठीक है, तो हमें बताना है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2008 में ना 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके देखिए दोस्तों 20 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे क्योंकि ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो 2024 में 100% आएंगे। ये मुझसे लिख के ले लो। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।